जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्स स्टडी पॉइंट पे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसको बोलते थे जैव जगत द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और आज से हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबका वर्गीकरण करना हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं तो कक्षा 11th का जीव विज्ञान एनसीईआरटी जो है उससे, और दूसरा अध्याय जिसका नाम जीव जगत का वर्गीकरण है, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के दिन देखिएगा, यह अध्याय बताता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले करोड़ों जीवों को वैज्ञानिक किस प्रकार से उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जीवों में जो समानता है और असमानता है उसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, तो यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का सबसे प्रचलित आधार आर.एच. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है, जिसे कब दिया था उन्होंने 1969 में। सबको याद होना चाहिए कि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दिया था। सबको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि जीव जगत का जो वर्गीकरण है उसका 5 जगत प्रणाली आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दिया था। ठीक है, और वो 5 जगत कौन कौन से हैं, जगत का नाम तो एकदम इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए, पूरा चैप्टर ही इसी आधार पे। ठीक है, यही 5 पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, पहला जगत है मोनेरा, जगत मोनेरा। ठीक है, दूसरा जगत देखिएगा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई या फंगी भी बोलते हैं, प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, पांचों का नाम याद रखना है। प्रोटिस्टा, सॉरी, पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर से देखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एकदम ये 5 जो जगत है एकदम इंपॉर्टेंट है, सबको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 जगत हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। और ये जो 5 जगत प्रणाली है आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, आर.एच. विटेकर नाम याद रखेंगे, और कब दिया है 1969 में। ठीक है, तो ये 5 कौन कौन से हैं फिर से देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये जो 5 जगत है ये आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली दिया था, कब 1969 में, उसी में बताया था। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर कौन से जीव आते हैं, तो ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है, तो ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हो उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक विकसित नहीं है, अर्थात केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसे कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो मोनेरा जगत के अंदर जीव आते हैं वो सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे जितने भी बैक्टीरिया हैं सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कैसे जीव आते हैं, तो इसमें भी एक कोशिकीय जीव आते हैं तथा इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जिनकी कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ऐसे वो क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हो उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक किसे बोलेंगे, तो ऐसे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती हो, अर्थात उसका केंद्रक डेवलप्ड है, विकसित है। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है, और भी अनेक जीव हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर
आते हैं, ठीक है। उसके अलावा फंजाई या फंगी भी बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। और एक कोशिकीय भी कुछ होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय का मतलब ऐसे जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, यानी ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव को क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है। और ये डीकंपोजर होते हैं। डीकंपोजर का मतलब जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें डीकंपोजर कहा जाता है। जैसे कि कवक हो गए, फफूंद हो गई, ईस्ट हो गया, ये सब जो है इनको बोला जाता है फंजाई, ठीक है। ये सब फंगस है। अगला है प्लांटी। तो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब आते हैं जगत प्लांटी के अंतर्गत, और जितने भी जानवर होते हैं दुनिया में वो सब आते हैं जगत एनिमेलिया के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें देखिएगा प्लांटी में क्या आते हैं, तो ये बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीव होते हैं, जैसे पादप हो गए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष, घास, यानी कि जो भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। और ये सब किस में आते हैं, तो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है एनिमिलिया, ठीक है। एनिमिलिया के अंतर्गत दुनिया के जितने भी जंतु हैं वो सब आते हैं। यहां देखिएगा ये भी बहुकोशिकीय होते हैं तथा परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, मछलियां हो गई, बर्ड्स हो गई, ये सब जितने भी हैं सबके सब क्या है, परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। और स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा सा एकदम इंट्रोडक्शन इसका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 जगत, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो जीवों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। और आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली दिया था, ठीक है। और कब दिया था, तो 1969 में दिया था। और वो 5 जगत कौन से थे, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे देखेंगे, ठीक है। वर्गीकरण की आवश्यकता, क्यों हम लोग वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करने की जरूरत ही क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, जीवों का अध्ययन सरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग वर्गीकरण करेंगे जीवों का, तो अध्ययन करना जीवों का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग वर्गीकरण करते हैं। और क्या कारण है या क्यों आवश्यकता है, तो जीवों की पहचान करना, आसानी से हम लोग जीवों की पहचान कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जीवों क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। उसके अलावा देखिएगा और क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो वैज्ञानिक नाम देने के लिए, ठीक है। हर एक जीव का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एकदम पढ़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है, तो जीवों के विकासीय संबंध को समझना, यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ है इसको समझने में भी ये योगदान देता है कौन, वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण से बड़ी संख्या में विभिन्न जीवों का अध्ययन आसान और व्यवस्थित हो जाता है। वही हम लोगों ने बात किया कि वर्गीकरण करने से जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। वर्गीकरण की सहायता से किसी भी जीव की पहचान आसान और सही ढंग से की जा सकती है, यानी कि जीवों को पहचानने में, समझने में मदद मिलती है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम दे देना हम लोगों ने पढ़ा था। वर्गीकरण के द्वारा जीवों को उनके वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, जो विश्व भर में एक रूप से मान्य होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस, आम का मैंगीफेरा इंडिका, इसी तरह अलग अलग जितने भी जीव हैं सभी का वर्गीकरण वैज्ञानिक नाम दिया गया है। और वैज्ञानिक नाम ऐसे नाम दिए जाते हैं जो विश्व भर में या पूरी दुनिया में सेम नाम से जाने जाते हैं या विश्व भर में वो मान्य होते हैं, ठीक है। अगला है जीवों का विकासीय अध्ययन। वर्गीकरण से जीवों के बीच विकासीय संबंधों को समझने में मदद मिलती है, उनके क्रमिक विकास का ज्ञान होता है, यानी कि किस प्रकार कोई जीव विकसित हुआ है उसका पूरा का पूरा ढांचा समझ में आ जाता है। तो ये वर्गीकरण करने से हम लोगों को ये फायदे हो सकते हैं, या वर्गीकरण करने के लिए
आवश्यकता इसीलिए होती है कि आसानी से जीवों का अध्ययन किया जा सके, ठीक है, उनकी पहचान की जा सके, जीवों की वैज्ञानिक नाम देना आसान हो जाता है, ठीक है, और जीवों का विकासीय संबंध का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक वर्गीकरण, यानी कि शुरुआत में कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने वर्गीकरण किया, तो उसमें पहले नाम आता है अरस्तु का। अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोलते हैं। अरस्तु बड़े ही महान दार्शनिक हुए हैं इतिहास में, ठीक है। देखिएगा, पौधों और जंतुओं का प्रारंभिक वर्गीकरण किए थे ये कौन? सुकरात नहीं, सॉरी, अरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है। जंतुओं को रहने के स्थान एवं संरचना के आधार पर बांटे थे, ठीक है। कैसे? तो देखिएगा, ये बताए थे स्थलचर होते हैं। स्थल का मतलब जो भूमि पर रहते हैं, जलचर यानी कि जो जल में रहते हैं, आकाशचर यानी कि जो आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेंगने वाले जीव, क्रीपिंग एनिमल्स, ऐसे वर्गीकरण किए थे कौन? तो अरस्तु नाम के जो दार्शनिक थे, उन्होंने ये वर्गीकरण दिया था, ठीक है। अरस्तु का क्या योगदान है? तो उन्होंने जीवों का अध्ययन और वर्गीकरण की नींव रखी, जिससे आगे चल के आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का विकास हुआ। यानी कि ये प्रारंभिक ये वर्गीकरण दिए हैं, और इसके आगे देखते हैं और कौन कौन वैज्ञानिक है, क्या क्या वर्गीकरण दिए। तो देखिएगा, अगले वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया है। देखिएगा, द्विजगत वर्गीकरण यानी कि दो ही जगत ये बताए, कौन कौन सा? एक बताए प्लांटी और दूसरा बताए एनिमेलिया, ठीक है। दो जगत बताए, प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी में क्या किया? सभी प्रकार के पेड़ पौधे इसमें शामिल कर दिए। जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं सब किसमें आ जाएंगे? प्लांटी में, इनके अनुसार। और सभी प्रकार के जंतुओं को इसमें शामिल कर दिए। एनिमेलिया के अंदर क्या किए? दुनिया में जितने भी जंतु हैं सबको शामिल कर दिए, ठीक है। अब देखिए, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग कॉपी में लिख लें और एकदम ध्यान से इसको याद कर लें, ठीक है। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ये है कैरोलस लिनियस महोदय, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की नींव रखी है, ठीक है। लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण आधुनिक वर्गीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्रकार का ये वर्गीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या किया? दुनिया के सभी जीवों को दो जगत में बांट दिया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी में दुनिया के सभी पौधों को रख दिया और एनिमेलिया में सभी जंतुओं को रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे सीमाएं, यानी कि इन लोगों ने जो भी वर्गीकरण दिया उनकी कुछ लिमिटेशंस है, कमियां है, सीमाएं हैं, ठीक है। और कौन कौन सी है? तो प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट अलग नहीं थे। ये लोग जो वर्गीकरण दिए थे अरस्तु और कैरोलस लिनियस, उसमें इनको अलग से नहीं रखे थे, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग नहीं रखे थे। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय को भी अलग नहीं रखे थे। उनके वर्गीकरण की ये सीमाएं हैं। कवकों को पौधों में ही रख दिए थे, जितने भी कवक हैं उनको पौधों के अंदर रख दिए थे, ठीक है। ये वर्गीकरण की कमियां हैं। तो वो लोग जो वर्गीकरण दिए हैं ये सब उनकी सीमाएं हैं या कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अलग नहीं किए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को भी अलग नहीं किए, और कवकों को पौधों के अंदर ही रख दिए थे। ये सब उनके वर्गीकरण की सीमाएं हैं या कमियां हैं। और इन्हीं सब कमियों को दूर करते हुए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैरोल आर.एच. विटेकर। उन्होंने 1969 में एक वर्गीकरण दिया जिसको बोलते हैं 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या किया? 5 जगत में बांट दिया। मोनेरा, यहां देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ठीक है, और एनिमिलिया। 5 जगत में बांट दिया, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। वही बात लिखा हुआ जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो एक एक के बारे में ध्यान सुनिएगा। किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको आप लोग ध्यान से रिवाइज करें, याद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक एक किंगडम को पहले पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। एक एक करके सभी किंगडम को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।